चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग लास्ट क्लास में खाता बही वाले टॉपिक देख रहे थे। तो खाता बही से संबंधित हम लोगों ने बातें की थी। तो देखिए खाता बही में क्या क्या देखा था हम लोगों ने। सबसे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 और मेरे ख्याल से मैंने 4 कराया था, आप लोगों को याद है। आज क्वेश्चन नंबर 3 की बारी, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। क्या शामिल है? जीएसटी। और जीएसटी वाले क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं कि नहीं बना चुके हैं। जीएसटी के बारे में क्या सिखाया गया था? जब भी जैसे क्रय खाता हो या किसी प्रकार का व्यय खाता हो या फिर कोई भी संपत्ति खाता अगर आप विकलन करते हैं, कोई भी इस टाइप का संपत्ति खाता क्या करते हैं, विकलन अगर आप लोग क्या करते हो संपत्ति खाता विकलन अगर आप लोग करते हो, यही करते हो कि नहीं करते हो, ठीक। तो जीएसटी क्या होगा वहाँ पर, तो जीएसटी भी क्या होगा, साथ में विकलन होता है जैसे। और इसमें क्या लगता है, जब भी जीएसटी आप दे रहे हो कि ले रहे हो, दे रहे हो, तो वहाँ पे क्या लगेगा, इनपुट जीएसटी खाता क्या हो जाएगा, विकलन। अब वो सीजीएसटी तो सीजीएसटी, एसजीएसटी तो एसजीएसटी। याद आया कि नहीं आया? रोकड़ या फिर जो भी ग्राहक खाते से वगैरह वगैरह होता है उससे होता है, ठीक है। सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? और अगर जब कभी कोई संपत्ति आप बेचते हो या कोई सामान बेचते हो तब क्या करते हो, रोकड़ खाता विकलन। अगर नगद बेच रहे हो तो, उधार बेच रहे हो तो ग्राहक खाता विकलन, ठीक है। ग्राहक खाता क्या लिखते हैं अपन लोग, विकलन लिखते हैं। तो अगर मान लीजिए ग्राहक खाता विकलन करते हैं तो पैसा क्या होता है, इसमें आप लोगों के पास जाता है, पैसा क्या होता है, मतलब माल जाता है, सॉरी माल जा रहा है तो विक्रय खाते से, या कोई संपत्ति जा रही है तो संपत्ति खाते से होता है कि नहीं होता है, संपत्ति खाते से होता है। तो बताइए इस बार आप जीएसटी वसूल कर रहे हो कि आप भुगतान कर रहे हो, वसूल कर रहे हो। तो वसूल में क्या बोलते हैं उसको, आउटपुट। तो क्या लिखोगे, आउटपुट जीएसटी खाता कर दोगे, आउटपुट जीएसटी खाता समाकलन कर दोगे। याद आया कि नहीं आया? मतलब ये है कि अगर आप माल बेचोगे, मतलब कोई भी पर्टिकुलर चीज़, जैसे माल हो गया, माल अगर समाकलन हुआ तो जीएसटी वगैरह भी क्या होगा, समाकलन होगा। माल अगर विकलन हुआ तो जीएसटी भी विकलन होगा। मैंने बताया था कि मजदूरी दोगे, वेतन दोगे, या किसी प्रकार का आप क्या करोगे, मजदूरी दोगे, वेतन दोगे, या कोई यात्रा व्यय चुकाओगे, और क्या चीज़, पानी बिल, बिजली बिल का भुगतान करोगे, उसमें जीएसटी नहीं लगता है। याद आया कि नहीं आया? कोई आपसी लेन देन करोगे उसमें भी जीएसटी नहीं लगता। पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? ठीक है, वो सब चीज़ों पे जीएसटी कभी भी नहीं लगता है, ठीक। तो ये कहानी जीएसटी की क्लियर है आप लोगों को। तो जब खाता भी बनाएंगे तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। नोट करिए जल्दी से। देखो कभी भी याद रखना, आईजीएसटी जो लगता है वो आईजीएसटी कब लगता है, जब आप किसी अदर स्टेट को माल बेचते हो। किसको सेल करते हो? अदर स्टेट को माल सेल करते हो। सेल्स या फिर परचेस करते हो कहाँ, किसी अदर स्टेट को। मालूम है कि नहीं मालूम है? और सीजीएसटी और एसजीएसटी कब लगता है, जब आप इन स्टेट माल बेचते हो। कहाँ बेचते हो माल? इन स्टेट। इन स्टेट बोले तो स्टेट के अंदर अगर आप माल खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो फिर उसमें एसजीएसटी आईजीएसटी लगता है, ठीक है। अब आप बोलते हो सर जीएसटी डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? अरे भैया जीएसटी डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। जब आप कोई चीज़ खरीद रहे हो तब जीएसटी डेबिट होगा क्योंकि आप जीएसटी पेड करोगे। और जब आप कोई चीज़ बेचोगे तो वहाँ जीएसटी क्या करोगे, आप कलेक्ट करोगे, तो वहाँ जीएसटी क्रेडिट होगा। आया बात समझ में? तो जीएसटी कुछ भी हो सकता है। जब कलेक्ट करोगे वहाँ पे जीएसटी आउटपुट होगा, जब आप पेड करोगे तो जीएसटी क्या होगा, डेबिट होगा, इनपुट होगा। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। चलिए बच्चों, अब हम आपके क्वेश्चन बनाते हैं। आज बारी है आपके 9 बोध के क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है, सॉरी 3rd नंबर बारी, जिसमें जीएसटी भी शामिल है। देखिए क्या लिखा है जीएसटी में, निम्नांकित व्यवहारों को मेसर्स भानु ट्रेडर्स रायपुर के जर्नल में लिखिए और खाता बही में खतौनी कीजिए। तो चलिए देखिए क्या लिखा है, नगद व्यापार लगाकर व्यापार आरंभ किया। दुनिया भर के लेन देन दिए हुए हैं और साथ में क्या लिखा है, देखिए सबसे अंत में लिखा है, प्रांत के अंदर क्रय विक्रय पर सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों की दर 6% है। यानी सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी, और अगर आईजीएसटी लगाने की नौबत आई तो फिर कितना हो जाएगा, 12%, दोनों को जोड़ के, ठीक। प्रांत के बाहर क्रय विक्रय पर आईजीएसटी 12% है। बोलने की क्या जरूरत, हमको तो पता है, हम लोग होशियार हैं, ठीक है। चलो बनाना चालू करें। तो इसमें खाता बही बनाना है। तो अभी तक मैंने आप लोग को क्वेश्चन जो बताता था वो कैसे बताता था, पहले मैं आप लोग को जर्नल एंट्री करवाता था और जर्नल एंट्री करवाने के बाद फिर मैं क्या करता था, उसका खाता बही बनवाता था। यार उसमें वक्त बड़ा लगता है। अब अपन कोशिश करेंगे कि हम जर्नल एंट्री के साथ साथ अपन क्या बनाएंगे, खाता बही। अब हमको जर्नल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली हम क्या बनाएंगे, खाता बही। तो सबसे पहला खाता हमेशा क्या बनता है, रोकड़ खाता। क्या बनता है? तो चलिए सबसे पहले हम लोग बनाएंगे रोकड़ खाता। क्या बनाएंगे? रोकड़ खाता। चलो देखो रोकड़ खाता बनाएंगे। तो रोकड़ खाते का बच्चों प्रारूप बना लीजिए आप इस तरह से। तो ये प्रारूप बन गया हमारा रोकड़ खाते का, ठीक है। प्रारूप बनाएंगे रोकड़ खाते का, ठीक है। तिथि विवरण पहले समझ लीजिए फिर लिखिएगा, ठीक। तिथि विवरण, विकलन राशि, तो ये तिथि हो गया और ये तुम्हारा कॉलम हो जाएगा, ठीक। तो देखिए सबसे पहला ये समाकलन पक्ष है और ये आप लोगों को कौन सा पक्ष है, विकलन पक्ष है, ठीक है। तिथि, विवरण और राशि, फिर उसके बाद तिथि, विवरण
और राशि लिखेंगे अंत में। समझ में आ गया आप सभी को? चलो समझो। सबसे पहला पढ़ो क्या लिखा है, क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते बनाओगे। नगद 1 अप्रैल 2018 नगद लगाकर व्यापार आरंभ किया, बोलिए क्या एंट्री बनेगा? हाँ, रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाते से। कौन सा खाता बना रहे हो? रोकड़ खाता। क्या हुआ? किस पक्ष में जाओगे? विकलन में। 1 अप्रैल 2016 है क्या यार? 18 लिखोगे। क्या लिखोगे? पूंजी खाते से। क्या लिखेंगे? पूंजी खाते से। देखिए कई बार बच्चे बहुत गलती करते हो, तुम लोग कभी भी याद रखना, जो खाता आप बना रहे होते हो ना उसका नाम कभी अंदर नहीं आता, उसके अपोजिटिव वाला नाम आता है। समझ गए? कितना रुपया पूंजी दिया इसमें? 75, तो 75,000 रुपये लिख देना। ठीक है, आगे देखिए फिर क्या लिखा है, बैंक में नगद जमा किया, बोलिए क्या एंट्री बनेगा? बैंक खाता विकलन रोकड़ खाते से। इस बार रोकड़ खाता समाकलन हुआ, समाकलन साइड में जाओगे, लिखोगे बैंक खाता को, डेट बोलेंगे बैंक खाता को, डेट क्या है? 2 तारीख है, 2 अप्रैल लिख लेना 2018। कितना रुपया है? 25,000 है, 25,000 रुपये लिख दो। समझ में आ गया? इसके उपरांत फर्नीचर नगद खरीदा, बोलो क्या एंट्री बनेगा? फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ खाते से होगा, तो बोलो बच्चों किस साइड जाए? समाकलन में जाए। फर्नीचर खाता को क्या लिखेंगे? को लिखेंगे। कितने रुपए लिखेंगे? 10,000। डेट बोल दीजिए 3 तारीख, 3 अप्रैल को लिख देंगे डेट। ठीक है, अगला पढ़ो फिर क्या लिखा है? ओके, हाँ फर्नीचर खरीदा क्या? नहीं, नगद फर्नीचर खरीदा पहले तो। नहीं पहले देखो ना, फर्नीचर नगद खरीदा है। अच्छा वो हो गया। फर्नीचर पे जीएसटी नहीं लगाए हैं क्या? मेरे हिसाब से जीएसटी लगाना चाहिए फर्नीचर पे भी। फर्नीचर पे जीएसटी लगाते हैं, लगा दे फर्नीचर पे भी जीएसटी? नहीं लगाना है? चलो लगाओ। फर्नीचर नगद खरीदो तो जीएसटी तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखो फर्नीचर खाता आप लोग समाकलन साइड देखो, नॉर्मल एंट्री बनाना, ज़्यादा डरना मत, सीधा नॉर्मल एंट्री बनाना। फर्नीचर खाता को लिख देना 10,000 रुपये। अब इस पर जीएसटी लगाना है, तो फर्नीचर की एंट्री समाकलन ही में करी ना, तो जीएसटी भी इसी के नीचे करोगे, जीएसटी भी इसी के नीचे। तो फर्नीचर कहाँ से खरीदा है तो बोला नहीं, तो कहाँ से मानेंगे अपन लोग? कहाँ से खरीदा हम लोगों ने? बिलासपुर से ही, मतलब सॉरी वहीं स्टेट के अंदर से खरीदा। तो क्या लिखेंगे? इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी खाता को, इनपुट सीजीएसटी खाता को और इनपुट एसजीएसटी खाता को। समझ आया कि नहीं आया? खाता को, इनपुट सीजीएसटी खाता को, इनपुट एसजीएसटी खाता को। तो जीएसटी की दर कितना? 6% है, तो 10,000 का 6% निकालोगे कितना आएगा? 600। तो ये 600 और ये भी 600। आया बात समझ में कि नहीं आया? दोनों 600 समझ में आ गया? ऐसे करना है, समझ गए? फिर देखो क्या लिखा है, रूपा ट्रेडर्स रायपुर से नगद माल खरीदा, बोलो क्या एंट्री बनेगा? नॉर्मल एंट्री बोलो। क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। तो बच्चों क्रय खाता विकलन क्या हुआ? रोकड़ खाते से। किस पक्ष में जाएंगे? समाकलन में। क्या लिखेंगे? क्रय खाता को, 3 अप्रैल डाल देना भैया डेट, इसमें सब डेट। हाँ 3, क्रय खाता को कितना रुपया दिया? देखो क्रय खाता को कितना? 15,000 दिया। कितना दिया है? 15,000। नगद खरीद रहे हैं ना? हाँ ठीक है, 15,000 रुपये लिखा है। कितना लिखा है? 15,000। डेट क्या है? 7 अप्रैल। अब सुनो मेरी बात, जैसी क्रय खाता हुआ तो माल पे बेचने पर, खरीदने पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, पता है ना? तो लगा दो जीएसटी। क्या लिखूँ बोलो यहाँ पे? इनपुट सीजीएसटी, क्योंकि छत्तीसगढ़ के अंदर से खरीद रहे हो ना, मालिक कहाँ का है? रायपुरी का तो है, रायपुर में ही खरीद रहे हो, तो क्या लगेगा? सीजीएसटी खाता को और इनपुट एसजीएसटी खाता को, इनपुट एसजीएसटी खाता को। समझ आ गया? कितना रुपये दिया देखो, सॉरी 6%, तो 15,000 का 6% कितना आएगा? 900। तो आएगा 900 रुपये और कितना? 900 रुपया। आया बात समझ में कि नहीं आया? 900। इसके पश्चात देखिए फिर क्या लिखा है, हाँ हेमा ट्रेडर्स मध्य प्रदेश को उधार माल बेचा। हेमा ट्रेडर्स मध्य प्रदेश को उधार माल बेचा, नॉर्मल एंट्री बोलिए क्या होगा? हाँ हेमा ट्रेडर्स विकलन विक्रय खाते से। क्या यहाँ रोकड़ प्रभावित हुआ? तो इसकी एंट्री नहीं बनेगी। आगे बढ़े। हेमा ट्रेडर्स के उधार माल खरीदा हो गया, नगद विक्रय किया 15,000 का, बोलो 15,000 का अपने नगद विक्रय किया, बोलो रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। बोलो क्या हुआ? रोकड़ खाता विकलन किस पक्ष में जाए? विकलन में। समाकलन विकलन में लिखेंगे विक्रय खाते से लिख देंगे, विक्रय खाते से। डेट बोलो 10 अप्रैल। ठीक है, विक्रय खाते से लिख देना। कितना रुपया है? 15,000 है, तो इधर देखो 15,000 लिख देना, विक्रय खाते से 15,000। देखो यार माल बेच रहे हो तो जीएसटी क्या होगा? जीएसटी किस पे लगेगा? कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु खरीदोगे तो जीएसटी लगेगा, कोई भी अगर वस्तु बेचोगे तो जीएसटी लगेगा, आपसी लेन देन करोगे, व्यापार प्रारंभ करोगे, बाकी चीज़ों पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, हाँ तो बोलो विक्रय खाते से। बताइए जीएसटी क्या लिखे? हाँ आउटपुट। अच्छा खरीद कहाँ रहे हो? कहाँ से खरीद रहे हो? देखो कहीं से बोला नहीं, देखो कहाँ से खरीदे बोला ही नहीं, नगद माल कहाँ से खरीदा बोला ही नहीं, बेचा कहाँ बेचा नहीं बोला है, तो ये मानो कि
छत्तीसगढ़ के अंदर ही बेचा है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, आउटपुट CGST, आउटपुट CGST खाता को खाते से, और आउटपुट SGST खाते से। नहीं आया समझ में, SGST खाते से। क्लियर है आप सभी को? तो बोलो तुम्हारा CGST कितना 6% है ना, तो 15,000 का 6% 900, और इसका भी 900, दोनों GST सेम रहता है। क्लियर है आप सभी को? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? इसके पश्चात देखो फिर क्या लिखा है। हाँ हो गया। गुप्ता ट्रेडर्स को कलकत्ता को उधार माल बेचा, क्या एंट्री बनेगा? कलकत्ता को उधार माल बेच रहे हो, बोलो। गुप्ता ट्रेडर्स विकलन विक्रय खाते से, क्या रोकड़ प्रभावित हुआ? नहीं करना एंट्री। इसके पश्चात हाँ आगे देखो फिर क्या लिखा है, किराया चुकाया, बोलो किराया चुकाया, क्या एंट्री? किराया खाता विकलन किस साइड जाए? समाकलन में। समाकलन में लिखना किराया खाता को कितना रुपया? 2000। क्या इस पे GST लगेगा? हाँ सर लगेगा। भैया क्या बोला था, वेतन दोगे, मजदूरी दोगे, यात्रा व्यय चुकाओगे, बिजली दोगे, बिजली बिल दोगे, पानी बिल दोगे, उस पर GST नहीं लगता, किराए पे GST लगता है। किराए पे GST लगता है, क्या है? किराए पे GST लगेगा। चलो बताओ, किराया खाता को है ना, बताओ GST क्या लिखेंगे? इनपुट CGST खाता को और इनपुट SGST खाता को। SGST खाता को कितना परसेंट बोल रहा है? 6%। कितना परसेंट? 6%। 2000 का 6% 120। समझ आ गया कि नहीं आ गया? लिख दीजिए। इसके पश्चात देखिए बिजली व्यय का भुगतान किया, बोलो क्या एंट्री बनेगा? बिजली व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। किस पक्ष में? समाकलन में लिखेंगे बिजली व्यय खाते को, बिजली व्यय खाते को, व्यय खाता को, बिजली व्यय खाता को लिखेंगे कितना रुपया? बोलो 500 रुपया, ठीक है। तो 500 रुपये बिजली व्यय खाते को लिखेंगे। क्या यहाँ पर GST आएगा? नहीं सर नहीं आएगा, ओके। इसके बाद क्या लिखा है, गुप्ता ट्रेडर्स से नगद प्राप्त हुए, बोलो क्या एंट्री बनेगा? हाँ गुप्ता ट्रेडर्स से किस साइड? विकलन में। क्या लिखेंगे? गुप्ता ट्रेडर्स से कितना रुपया? 6000। क्या इसमें GST लगेगा? नहीं सर, ये नॉर्मल लेन देन है, उसमें GST नहीं लगता है। इसके बाद हेमा ट्रेडर्स को माल वापस किया, क्या GST लगेगा? सॉरी, हेमा ट्रेडर्स को माल वापस कर रहे हो, क्या एंट्री बनेगा? आप वापस कर रहे हो, कैसा वापसी है? क्रय वापसी, विक्रय वापसी? क्रय वापसी। क्या एंट्री बनेगा? हेमा ट्रेडर्स विकलन क्रय वापसी खाते से। क्या यहाँ रोकड़ प्रभावित हुआ? तो मत करो एंट्री। हेमा ट्रेडर्स को नगद चुकाया, बोलो। हाँ रोकड़ खाता विकलन हेमा ट्रेडर्स से। हेमा ट्रेडर्स विकलन रोकड़ खाते से। किस पक्ष में एंट्री होगी? समाकलन में लिखेंगे हेमा ट्रेडर्स को, हेमा ट्रेडर्स को कितना रुपया? 20,000। नहीं समझे? क्या समझ आया कि नहीं आया? क्या यहाँ पर GST लगेगा? नहीं सर नहीं लगेगा। देखो एक भी एंट्री, अरे भाई हेमा ट्रेडर्स को बेच रहे हो क्या, खरीद रहे हो क्या, क्या GST लगेगा? पैसा चुका रहे हो, पैसा चुकाने में GST थोड़ी ना लगता है। समझ में आ गया? ठीक है। किसी का पुराना पैसा तो उसको चुका रहे हो, काहे के लिए GST लगेगा? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? डाक टिकटें खरीदी, बोलो। डाक टिकट विकलन रोकड़ खाते से। किस पक्ष में? समाकलन में। डाक टिकट खाता को कितना रुपया? 50 रुपया। इस पे GST नहीं लगता ना, डाक टिकटों पे कभी GST नहीं लगता। आगे बढ़े। वेतन चुकाया, बोलो। रोकड़ खाते से। तो वेतन खाता विकलन रोकड़ खाते से। बताओ किस पक्ष में? समाकलन में लिखेंगे वेतन खाता को कितना रुपया? 2000। समझ में आ गया? कितना? 2000 हो गया। और कुछ है? नहीं है। तो चलिए समाकलन जोड़ेंगे और विकलन क्या करेंगे? सॉरी, विकलन जोड़ेंगे, समाकलन घटाएंगे, ठीक है। चलो मेरे को एक काम करो, पहले आप लोग दोनों का योग निकाल के दिखाओ। योग करो, विकलन योग करो और समाकलन का भी योग करके बताओ कितना कितना आ रहा है। जल्दी बता के रखो मेरे को, जल्दी। चलो बताओ कितना कितना आ रहा है, बताओ। हाँ भाई कितना है टोटल आप लोगों ने निकाला? विकलन योग कितना आया? 97,800। समाकलन योग 77,790। देख लो यार, जरा देखो, विकलन योग ज़्यादा आया, समाकलन योग क्या आया? कम आया। समझ में आ गया? समाकलन योग क्या आया? कम आया। ठीक, तो शेष निकालो कितना आ रहा है? 0, 1, 0, 0 और 20। 20,000 10 शेष आया कि नहीं आया? बताइए शेष किस पक्ष में आया? अच्छा, जो अभी अपन बनाते कैसे, जो ज़्यादा योग है उसको कहाँ लिखते हैं? ज़्यादा योग को कहाँ लिखते हैं? बोलो ना गधो। दोनों में 97,800 और कितना लिखना है?
बराबर से लिखेंगे कि नहीं? लिख देंगे। शेष आया कितना? 20,010। बोलो शेष इस तरफ कि उस तरफ? समाकलन में क्या लिखूं? शेष ले गया लिखूं। अच्छा ठीक है, कितना दे, अच्छा कितना रुपए लिखूं? 20,010। डेट क्या डालूं? अप्रैल जो होता है, अप्रैल है ना, अप्रैल का आखिरी दिन क्या होता है अप्रैल का? 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल डालोगे, ठीक है, 30 अप्रैल 2018। क्या मेरा काम खत्म हुआ? क्या करूं? कहाँ लेके आऊं? विकलन में। डेट क्या डालूं? 1 मई 2018। शेष लाया गया। नहीं आया समझ में? आ गया 20,010। नहीं समझ आया? कभी भी याद रखना, बार बार बोल रहा हूँ मैं, जब भी कोई चीज़ देखो क्रैक करोगे, माल का क्रैक करोगे या माल का विक्रय करोगे, माल क्रय करोगे या माल विक्रय करोगे, ठीक, कोई संपत्ति क्रय करोगे या फिर विक्रय करोगे, संपत्ति का क्रय करना या फिर क्या करना? विक्रय करना, या किसी प्रकार का किराया भुगतान करोगे, किराया या कोई भी कमीशन भुगतान करोगे या मिलेगा कुछ भी चीज़, इन सब में जीएसटी क्या करोगे? चार्ज करोगे। समझ आया कि नहीं आया? आया समझ में कि नहीं आया? इस पर जीएसटी चार्ज करोगे। उसी जगह अगर आप वेतन दोगे, मजदूरी दोगे, मजदूरी देते हो या फिर किसी प्रकार का क्या करते हो, वेतन देते हो, मजदूरी देते हो, डाक टिकट खरीदते हो या फिर क्या करते हो? बोलो बोलो बोलो। डाक टिकट खरीदते हो या फिर क्या भाड़ा, हाँ भाड़ा भी कह सकते हैं, भाड़ा देते हो, ठीक है। वैसे भाड़ा में भी तो जीएसटी लगता है मेरे ख्याल से, भाड़ा में भी जीएसटी लगता है शायद, भाड़ा में लगता है जीएसटी, भाड़ा नहीं, ठीक है। डाक देते हो, टिकट देते हो या फिर किसी प्रकार का पानी बिजली व्यय देते हो, बिजली व्यय का भुगतान करते हो, पानी व्यय का भुगतान करते हो, यात्रा व्यय का भुगतान करते हो, ठीक है। आपसी फायदा, एक दूसरे से लेन देन करते हो, एक दूसरे का ग्राहक से क्या करते हो? लेन देन। बोलते ना, राम से पैसा मिला, राम को पैसा राम से पैसा मिला, रमेश को पैसा दिए, वो सब होता है। तो ऐसे सिचुएशन में कभी जीएसटी नहीं लगता, उसमें जीएसटी आप चार्ज नहीं करोगे। दिमाग में बैठा लीजिए, क्वेश्चन बनाओगे, एग्जाम्पल्स बनाओगे तो क्लियर होने लगेगा, ठीक है। नोट करिए। देखिए, तो जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा, खाता बही जब आप लोग बनाते थे तो खाता बही में आप लोगों ने जाना ना कि जैसे अपन खाता बही बनाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि विकलन ज़्यादा होता है और समाकलन कम होता है तो शेष इस तरफ आ जाता है। कई बार ऐसा होता है समाकलन ज़्यादा होता है और विकलन कम होता है तो शेष विकलन तरफ में आ जाता है। तो ऐसा डिफरेंस चलता रहता है कि नहीं चलते रहता है। तो ये कैसे होता है? जब विकलन योग ज़्यादा होता है और समाकलन योग कम होता है तब शेष किस तरफ में आता है? विकलन समाकलन में आता है। और जब कभी अपन क्वेश्चन बनाते हैं तो समाकलन योग ज़्यादा होता है और विकलन योग क्या होता है? कम होता है। तो शेष किस तरफ आता है? विकलन पक्ष में आता है शेष, है ना। लेकिन आप बोलोगे सर कई बार हमको कंफ्यूजन कैसे, हमको कैसे पता चलेगा क्वेश्चन को देख के कि विकलन ही ज़्यादा है और समाकलन कम है? क्योंकि इतने सारे लेन देन होते हैं कि अमाउंट को एक बार बता पाना थोड़ा सा मुमकिन नहीं हो पाता कि सर विकलन ज़्यादा है कि समाकलन ज़्यादा है, या विकलन तरफ का योग ज़्यादा है कि समाकलन का योग ज़्यादा। हम लोग को थोड़ा तकलीफ होता है। तो कैसे पहचानेंगे? तो बेटा एक ट्रिक दे रहा हूँ, उस ट्रिक से आप पहचानेंगे कि कैसे पता चलेगा कि विकलन योग ज़्यादा होगा कि समाकलन योग ज़्यादा होगा। कभी भी याद रखना, जब भी आप क्वेश्चन बनाते हो तो आप मालूम, आप खाता बही बनाते ना, कितने प्रकार के खातों से पाला पड़ता है आपको? ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4 प्रकार के। कितने प्रकार के? 4। या तो आप संपत्ति का खाता बनाते हो या फिर किसी व्यय का खाता बनाते हो, ठीक। उसी जगह या फिर किसी दायित्व का खाता बनाते हो या फिर किसी आय का खाता बनाते हो। सही बात है कि नहीं है? ठीक, दायित्व और आय, संपत्ति का भी लिस्ट आपके पास है, दायित्व का भी लिस्ट आपके पास है, ठीक। तो कभी भी याद रखना, संपत्ति का शेष जो होता है ना, हमेशा कौन सा शेष होता है? विकलन शेष होता है। संपत्ति का जो शेष होता है ना, वो ऑलवेज कौन सा शेष होता है? विकलन शेष होता है। समझ में आया बात आप लोगों को? जबकि बच्चों दायित्व का शेष जो होता है वो हमेशा कौन सा शेष होता है? समाकलन शेष होता है। हमेशा कौन सा शेष होता है? समाकलन। समझ में आ गया? तो जब भी क्वेश्चन बना रहे होगे तो अगर आप संपत्ति का खाता बना रहे हो, गारंटीड उसका देखना टोटल विकलन ही रहेगा और समाकलन हमेशा छोटा रहेगा। टोटल जो ज़्यादा रहेगा विकलन ज़्यादा रहेगा, समाकलन क्या रहेगा? कम रहेगा। जैसे अपन रोकड़ खाता बनाते थे, रोकड़ में देखना संपत्ति है रोकड़, तो हमेशा देखना विकलन ही ज़्यादा निकलता, समाकलन हमेशा कम निकलता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समाकलन ज़्यादा हो जाए, ठीक है। सेम वैसे ही जब दायित्व का खाता बनाते हो, दायित्व हमेशा देखना पूंजी बनाते थे, दायित्व है पूंजी का, देखना समाकलन ज़्यादा निकलता था, विकलन हमेशा क्या निकलता था? कम निकलता था, है ना। इस तरह से। और बोलो, कोई डाउट है? नहीं है, ठीक। चलिए ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है। इसी प्रकार कई बार क्वेश्चन में ना अपन को लिखा रहेगा शेष लिखा रहेगा। जैसे क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना तो क्वेश्चन के शुरुआत में शेष वर्ड लिखा रहेगा, या फिर लिखा रहेगा रोकड़ हाथ में, ऐसा लिखा रहेगा रोकड़ हाथ में लिखा रहेगा, या शेष लिखा रहेगा रोकड़ हाथ में, या शेष वर्ड लिखा रहेगा, ठीक है। ऐसा कुछ वर्ड लिखा रहेगा, शेष, रोकड़ हाथ में,
ठीक है, या रोकड़ शेष, वो शेष बोल दिया तो उसमें कवर हो गया ना। तो इस प्रकार का वर्ड लिखा रहेगा, तो समझ जाना ये वर्ड है। तो ये वर्ड एक प्रकार से ये प्रदर्शित करता है कि आपका ये प्रारंभ में कुछ चीजें आपके पास पड़ी हुई है। एक प्रकार से क्या शेष प्रदर्शित करता है, ये प्रारंभिक शेष प्रदर्शित करता है कि आपके पास वो चीज प्रारंभ में पड़ी हुई है। जैसे संपत्ति का शेष बोलेगा, जैसे मान लीजिए बोलेगा फर्नीचर का शेष, तो समझ जाना कि फर्नीचर महीने के शुरुआत में हमारे पास इतने रुपए का फर्नीचर पड़ा हुआ है। जैसे बोलेगा कि भाई हरीश के खाते का शेष, तो समझ जाना सब वर्ष के शुरुआत में हरीश के खाते में हमारे पास इतना शेष पड़ा हुआ है। लिखेगा मशीन खाते का शेष, समझ जाना मशीन हमारे वर्ष के शुरुआत में मशीन हमारे पास, सॉरी महीने के शुरुआत में मशीन हमारे पास इतने रुपए का पड़ा हुआ है। ये आप समझ के चलेंगे। आया बात समझ में? रोकड़ शेष लिखा रहेगा या रोकड़ हाथ में लिखा रहेगा, क्या समझेंगे आप कि महीने के शुरुआत में हमारे पास, प्रारंभ में हमारे पास इतने रुपए का रोकड़ पड़ा हुआ है हमारे ड्रॉर में, हमारे खाते में। समझ में आ गया? तो ये होता है। कोई दिक्कत इसमें? आप लोगों को लिखना पसंद करेंगे? इसको ट्रिक दे रहे आप लोगों को, याद रखेंगे, लिख लीजिए इसको जल्दी से। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम आपको एक क्वेश्चन बताते हैं। आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 19 है ये, और 19 में देखिए क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले देखिए 19 लिखा हुआ है, कहता है निम्न सूचनाओं के आधार पर आप क्रय खाता बनाइए, विक्रय खाता बनाइए और रोकड़ खाता बनाइए। तो क्रय खाता विक्रय खाता तो आप स्वयं बनाएंगे, मैं रोकड़ खाता आपको बना के दिखाता हूँ। क्या बनाऊंगा? रोकड़ खाता। देखिए रोकड़ खाता बनाएंगे। तो रोकड़ खाता, पहले जब भी कोई खाता बनाते हो अपने मन में सोचा करो, मन में विचार किया करो कि हम लोग ये जो रोकड़ खाता बना रहे हैं वो संपत्ति है कि व्यय है, या आय है या दायित्व है? बताइए क्या है ये? रोकड़ संपत्ति है। रोकड़ क्या है? संपत्ति। यानी तो कंफर्म हो गया इसका शेष हमेशा क्या होगा? विकलन शेष होगा। बिल्कुल ऐसा सोचना है आपको, जब भी कोई खाता भाई बनाओगे ना तुरंत सोचे करो संपत्ति की दायित्व से सोचे करो। ठीक है, ये तिथि पक्ष हो गया, ये विवरण हो गया, और ये राशि हो गया। ये तिथि, विवरण और राशि। ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा? पंजी पृष्ठांक। ठीक, अब चलो समझो। सबसे पहले क्या लिखा देखिए, कहता है 1 जनवरी सन 2009 को रोकड़ शेष था 13,000 रुपये। क्या शेष था? रोकड़ शेष था। बताइए रोकड़ शेष बोल रहा है, इसका मतलब क्या है? पहले से आपके पास पड़ा हुआ है। तो सवाल उठता है कि ये शेष विकलन, अब इसको अपन कहाँ लिखे? यहाँ विकलन में लिखे कि समाकलन में लिखे? तो बताइए रोकड़ संपत्ति ही कि नहीं है, और संपत्ति का शेष हमेशा क्या होता है? विकलन। तो बेटा शुरुआत कहाँ से करोगे? विकलन से। तो बेटा विकलन में लिखना 1 जनवरी सन 2009। क्या लिखोगे? 1 जनवरी सन 2009 लिखना शेष, पहले से पढ़ा था ना, लिखना शेष लाया गया। क्या लिखोगे? शेष लाया गया। कितना लिखा है? 13,000। अगर आप कोई दायित्व का खाता बना रहे होते, क्या बोल रहा हूं मैं, कोई दायित्व का खाता बना रहे होते और वहां पर अगर शेष बोल देता, इतना पड़ा है हाथ में या इतना है, तो फिर ये शेष लाया गया शुरुआत कहां से करते? ऐसे। समझ आया? जरूरी नहीं कि हर खाते विकलन से ही शुरुआत हो। दायित्व या आय का खाता होगा उसकी शुरुआत कहां से होगी? समाकलन में। संपत्ति या व्यय है तो उसकी खाते की शुरुआत हमेशा कहां से होगी? विकलन से ही होगी। समझ में आ गया? हो गया? अब आप बनाते हो, जैसा बनाना चालू कर दो। मोहन से माल खरीदा, बोलो बच्चों क्या एंट्री बनेगा? क्या प्रभावित हुआ? नहीं हुआ, छोड़ दो। 6 जनवरी सुभाष को माल बेचा, बोलो क्या लिखे एंट्री? नहीं सर मत लिखो। 7 जनवरी नगद विक्रय किया, बोलो विक्रय खाता विकलन। अच्छा थप्पड़ लगाएंगे। रोकड़ खाता विकलन विक्रय खाते से। बताओ किस पक्ष में जाऊं? सर विकलन में 7 जनवरी 2009 को लिखेंगे क्या? विक्रय खाते से। क्या लिखेंगे? विक्रय खाते से। विक्रय खाते से, है ना? कितना रुपए दिया है? 1,000। तो यहाँ पे लिख देना कितना? 1,000। फिर पढ़ो क्या लिखा है? 9 जनवरी नगद क्रय किया, बोलो क्या एंट्री बनेगा? क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। बताओ किस पक्ष में जाए? क्या लिखेंगे? क्रय खाता को। क्या लिख देंगे? क्रय खाता को। कितना रुपए लिखेंगे? 3,000 रुपए लिख देंगे। डेट बोलो 9 जनवरी 2009 है क्या? अच्छा चलो ठीक है। इसके पश्चात देखो फिर क्या लिखा है? 15 जनवरी निजी प्रयोग के लिए रोकड़ लिया, बोलो आहरण खाता विकलन रोकड़ खाते से। कहाँ जाए? समाकलन में क्या लिखेंगे? डेट बोलो 15 जनवरी। अमाउंट बोलो 500। ठीक, अगला पढ़ो फिर क्या लिखा है? निजी उपयोग के लिए माल दिया, बोलो क्या एंट्री बनेगा? आहरण खाता विकलन क्रय खाते से। क्या रोकड़ प्रभावित हुआ? छोड़ दो। व्यय का भुगतान किया, बोलो व्यय खाता विकलन रोकड़ खाते से। किस पक्ष में? समाकलन में क्या लिखेंगे? व्यय खाता को। व्यय खाता को। कितना रुपया दिया है? 300 दिया। डेट बोलो 21 जनवरी डेट है। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। इसके बाद फिर कहता है माल चोरी हुआ, बोलो क्या एंट्री बनेगा? चोरी से हानि खाता विकलन क्रय खाते से। तो क्या प्रभावित हुआ? नहीं सर। माल दान में दिया, बोलो वेतन दिया, बोलो देखो रोकड़ का नाम आया ना, कहाँ लिखेंगे? विकलन में।
नहीं, समाकलन में वेतन खाता, वेतन रोकड़ समाकलन हुआ ना, वेतन खाता को कितना रुपया 2000। देखो एक भी एंट्री, एक तो पहली बात देखो इसमें आपको जर्नल एंट्री परफेक्ट होना है, जर्नल एंट्री सही से आएगा तो सही बनाओगे, और एक भी एंट्री बेटा अगर इधर का उधर कर दिए उधर का इधर कर दिए तो हो गया पूरा कांड, पूरा आंसर क्या होगा, नहीं आएगा, आंसर मैच नहीं करेगा तो एक नंबर नहीं मिलने वाला आपको, सीधा 0। अकाउंटेंसी में ऐसा पाओगे तो पूरा नंबर पाओगे, या गवाओगे तो पूरा नंबर गवाओगे। यही कारण है कि अकाउंटेंसी बच्चे बहुत फेल होते हैं, इसलिए परफेक्ट होना है आप लोगों को। समझ में आ गया, परफेक्ट होना है, क्लियर है आप लोगों को। और कोई एंट्री बची नहीं, क्या करोगे, बीच में छोड़ोगे, मतलब जगह छोड़ देना और खाता क्या कर देना, बंद कर देना। चलो योग करें, क्या लगता है आपको इस खाते का विकलन ज्यादा होगा कि समाकलन ज्यादा होगा, आप ही बताइए। विकलन ज्यादा होगा, कैसे पता चला? 14,000। अरे गधो, विकलन रोकड़ खाता, विकलन रोकड़ बना रहे हो ना, और रोकड़ हमेशा विकलन ही ज्यादा मिलेगा आप लोगों को, है ना। तो 13 और 1 14,000, बिना देखे भी आप सोच सकते हैं। और उधर कितना, 3 2 5 5,800, 5,800। चलो घटाओ 0 0 200, 13 में 5 जाएगा 8, कितना आ गया 8,200, आंसर आएगा 8,200। बताओ टोटल ज़्यादा वाला कौन सा है, 14,000 है, 14,000 को टोटल में लिख दो, ठीक है। बोलो शेष कितना, कहाँ लिखूँ, 31 जनवरी 2009 शेष ले गया कितना रुपया, 8,200। क्या मेरा काम खत्म हुआ, कहाँ जाए, 1 फरवरी 2009 क्या लिखेंगे, शेष लाया गया कितना रुपया, 8,200 रुपया। खाता क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई, नहीं आई बात समझ में। ऐसे बनाना है बच्चों, और कोई परेशानी है तो बोलो, नहीं है। फर्नीचर खाता छोड़ देना। अब सुनो, इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स आप लोग को अपने बुक में क्या करना है, बनाना है। इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स बनाइएगा अपने बुक के, क्वेश्चन से उतना ज़्यादा नहीं फर्क में आएगा, एग्जाम्पल्स बनाइएगा, ठीक है। चलिए बाकी होमवर्क हम आपको सेंड करेंगे ही, तो आप उससे PDF से बनाएंगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है। थैंक यू।